नमस्कार आप सभी का, हमारे सभी सत्य साहित्यिक गंगा के दर्शकों का। मैं आज आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ डॉक्टर रूपाली गर्ग और मुकेश कविवर केशव जी के साथ में, जिसमें हम डॉक्टर रूपाली गर्ग जी के साहित्यिक जीवन, उनके अभी तक लिखी गई साहित्यिक रचनाओं और उनके आने वाले आगे के कार्यक्रमों के बारे में वार्तालाप करेंगे। तो स्वागत है डॉक्टर रूपाली गर्ग जी आपका इस सत्य साहित्य गंगा पटल पर। मैं और कविवर केशव दोनों आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। सर्वप्रथम मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में अपना एक सूक्ष्म परिचय दें। सबसे पहले तो सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे इस पटल पे आने के लिए रूबरू किया है। मैं डॉक्टर रूपाली गर्ग नवी मुंबई से हूँ। मेरा परिचय कुछ इस प्रकार है कि मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, पलाश की तरह हूँ, लेकिन खुद से बहुत मोहब्बत करती हूँ। इसी पे मैं कविताएँ लिखती हूँ। मैं एक साधारण स्त्री हूँ, पर खुद को साधारण कभी नहीं समझती, क्योंकि मैं स्त्रियों के ऊपर कुछ न कुछ लिखना चाहती हूँ। मेरी सोच, मेरे विचार, मेरी कल्पना, जिस चाहे मैं रहूँ या ना रहूँ, या मैं खामोश हो जाऊँ, लेकिन मेरे शब्द सबके पास तक पहुँचने चाहिए। बहुत-बहुत स्वागत है। आप नवी मुंबई से साहित्यिक चर्चा में शामिल हुई हैं, उसके लिए आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप जो अपनी रचनाएँ लिखती हैं, उसमें आपने जो रचना लिखना प्रारंभ किया, उसकी प्राथमिक प्रेरणा क्या थी? और क्या वास्तविकता थी उस कहानी के पीछे जिससे आपने अपनी पहली रचना की शुरुआत? मैं सच बताऊँ तो मेरी पहली रचना जब मैं क्लास इंटर में थी, तब लिखी थी। लेकिन आज का जो विचार है, जो प्रकृति का विचार है, वही मेरा प्रेरणा है और सबसे ज़्यादा प्रेरणा मुझे मिली मेरी बहनों से। मैं उसमें एक ऐप होता है जिसपे टेस्ट ऑन फोटोज़ लिखते हैं। तो मैं अक्सर क्या करती थी कि अपनी बहनों के फ़ोटो पे अपनी कविताएँ टेस्ट करके लिखती थी। मुझे पता ही नहीं लगा उन लोगों को कब मेरी पोएम अच्छी लगी और उन लोगों ने एक ऐप पे मेरी पोएम्स डालनी शुरू कर दी। बस उसके बाद उन्होंने ऐप बताया मुझे और मैं कविताएँ लिखने लगी और मेरी कविताओं को कब उड़ान बन गया, कब उसको पंख मिल गए, वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उसके बाद मैं बहुत लिखने लगी हूँ। आप जो अपनी रचनाएँ लिखती हैं, उसमें आप अपने नाम के आगे डॉक्टर रूपाली गर्ग नारीश्वर ये नारीश्वर जो आपकी बुलंद आवाज़ को एक पहचान मिली है इस नाम से, उसके पीछे का रहस्य अगर हम लोगों को बताएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके पीछे कोई राज नहीं है सर। बेसिकली मैं नारियों के ऊपर लिखती हूँ और नारी के ऊपर जो मेन अभी जो नारी ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी पोएम्स या मेरी कविताएँ जो होती हैं, जो अभी वास्तव में जो नारी के ऊपर संघर्ष हो रहा है, उससे ही रिलेटेड होती हैं। उससे ही उसमें कुछ पहचान मिली, तभी मुझे नारीश्वर की उपाधि मिली है। आपने जो अपने नाम में नारीश्वर लगाया है, अगर आप अपनी कोई नारियों की पीड़ा को व्यक्त करती हुई रचना हम लोगों के बीच में प्रस्तुत करना चाहें, तो आपका स्वागत है। मेरा तो नहीं कहूँगी सर। हाँ, एक कविता मेरी बहुत दिल के करीब है, उसको मैं सुनाती हूँ आपको। औरत तेरी सच्ची कहानी, जो हर किसी की है ज़ुबानी। तू थी नन्ही सी सोन चिरैया, तू थी नन्ही सी सोन चिरैया, बड़ी हुई तो बन गई किसी की रानी, बड़ी हुई तो बन गई किसी की रानी। वक़्त और हालात ने पहरे लगाए बहुत, वक़्त और हालात ने पहरे लगाए बहुत, तुझको पीना पड़ा हर घाट का पानी, तुझको पीना पड़ा हर घाट का पानी। फर्ज न निभाए कभी किसी ने, फर्ज न निभाए कभी किसी ने, पर रिश्तों की मर्यादा तूने है जानी, पर रिश्तों की मर्यादा तूने है जानी। टूटी, संभली, फिर संभली, हर पल तूने दी कुर्बानी, हर पल तूने दी कुर्बानी। टूटी, बिखरी, फिर संभली, आँसुओं को बना दिया तूने अफ़गानी, आँसुओं को बना दिया तूने अफ़गानी। सर, अफ़गानी को बोलते हैं एक सच्चा मोती। बहुत सुंदर रचना। आपके ये जो मार्मिक रचनाएँ हैं, उनके पीछे का रहस्य क्या है? आपकी रचनाएँ लिखने की प्रक्रिया क्या है? किस क्रम में या फिर किस सोच-विचार के साथ आप रचनाओं को प्राथमिकता देती हैं और प्रारंभ कैसे करती हैं अपनी रचनाओं को? सर, मेरा मानना ये है कि अगर आपके मन में कोई रचना आई है, तो आप तब तो लिख लीजिए, पर उसको 2 या 3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। क्योंकि आपके मन में जो विचार आते हैं, वो तभी उसको परिपक्व होते हैं। या फिर आप जो कविता लिख रही हैं, आपको जब तक वो खुद को नहीं अच्छी लगेगी, तब तक आप दर्शक को नहीं बता सकते। आपको खुद पसंद आनी चाहिए, तभी और किसी को पसंद आएगी। और रही बात कि हाँ, मैं कैसे लिखती हूँ, तो सर मैं जब
कोई भी कविता है उसको थोड़ी देर छोड़ती हूँ, उसके बारे में उसको शब्द को तलाशती हूँ कि उसके रिलेटेड क्या-क्या तलाश शब्द हो सकते हैं। उसी शब्द से ही मैं रचनाओं को लिखती हूँ। आपकी एक पुस्तक आई है मन की उलझन। सर आपके इस पुस्तक के पीछे का रहस्य और इसके शीर्षक की सार्थकता पर अगर आप थोड़ी चर्चा करें। मन की उलझन। उलझन और मन। हाँ, मन पहले और तो मैं उलझन। बताती हूँ आप लोगों को कि इसका जो कवर पेज है, वो मैंने खुद ही डिज़ाइन किया है। जी, बहुत-बहुत क्योंकि शुभकामनाएँ आप। मुझे मुझे कैनवास बनाने का बहुत शौक है। इस पुस्तक में काफ़ी कुछ लिखा गया है, यथार्थ को लेकर जो स्त्रियों का या फिर जो हमारे मन में होता है, उसको मैंने कुछ नहीं किया, उसको शब्दों को व्यक्त करके शब्दों के मोतियों में पिरो दिया है। जो मैंने लोगों के मन में देखा या फिर जो अभी तुरंत चल रहा था, उसको मैंने व्यक्त किया है। इस पुस्तक में नारियों के ऊपर भी है, जीवन के ऊपर भी है, कुछ प्रेम के ऊपर भी है या फिर जो मैंने वियोग के ऊपर भी लिखा हुआ है, जो भी मैंने महसूस किया, जो भी मैंने देखा, जो भी मैंने लिखा उसको लिख के शब्दों में लिख दिया। बस उसको अगर कोई इसको पढ़ेगा, तो उसको खाली वही है कि वो खाली पोएम ही नहीं है, उनके जीवन का एक पहलू भी है। डॉक्टर रूपाली मैम, आपने अपनी बुक का टाइटल दिया है उलझन और मन। मेरा प्रश्न सिंपल सा है, उलझन में मन होता है या मन में उलझन होती है? सर दोनों में देखा जाए तो काफ़ी अंतर है और कुछ अंतर भी नहीं है। वो सिर्फ़ समझने के ऊपर बात है कि कई बार होता क्या है कि हमारा मन जो होता है, बहुत सारी चीज़ों में आस-पास इर्द-गिर्द घूमता रहता है और उन शब्दों में उलझ के ही रह जाता है। हम तो व्यक्त नहीं कर पाते अपने मन को या उसको उलझनों को। जैसे मैंने एक उसमें लिखा था, एक उस इसी कविता में, इसी बुक में लिखा हुआ है, शब्द तेरे रंगों रूप निराले। शब्द तेरे रंगों रूप निराले, कभी हँसा दे, कभी रुला दे। ये भी एक उलझन नहीं है। या फिर इसमें एक और भी है, बंधी हूँ रिश्तों में, सोच रही हूँ, उलझ गई हूँ रिश्तों में। तो मुझे एक बात बताइए, जब आपने ये अपनी बुक राइट डाउन करना स्टार्ट किया, उलझन और मन, बुक राइट करने से 6 महीने पहले और बुक पब्लिश होने के 6 महीने बाद, उन दोनों के समय में आपको क्या अंतर महसूस होता है? सर बुक पब्लिश होने से 6 महीने पहले तक मैंने बुक लिखी, बार-बार पब्लिशर के पास जा रही थी। मुझे मन में था कि मैंने बहुत सारी कविताएँ भी लिखी हैं। लगता था कि हाँ, वो कुछ चेंज हो, उसमें मैंने खुद थोड़ा-सा बदलाव भी किया है कविताओं में। और जो आप बोलते हैं टाइटल है उलझन और मन, ये टाइटल भी कई सारे टाइटल्स मुझे दिए गए थे, बट मुझे जो मेरी कविताओं के लिए सही लगा उसको ही मैंने चुना है। उसके बाद जब मेरी बुक पब्लिश हो गई, तो मुझे तब जो है ये बुक पब्लिश हुई, उसके बाद विमोचन होता है, जैसे आप लोग को पता है बुक का विमोचन होता है, वो हुआ मेरा। उसके बाद ये बुक्स मेरी बहनों के पास, मेरी सास के पास, मेरी नंद के पास, सबके पास है। तब सबसे अच्छा लगा कि जब मैंने इस बुक को अपने घरों में दिया, तो उन्होंने मुझे सम्मान रूप में हर बुक के हिसाब से रुपए दिए। मुझे वो मैंने आज तक सँभाल के रखे हुए हैं। वो मेरे लिए एक बिल्कुल, सम्मान था। बिल्कुल वो हमेशा आपके लिए एक ऑनर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा अभी के लिए ये है कि ऐसी क्या उलझन थी जो आपके मन में चल रही थी, जो आपने अपनी भावनाओं को शब्दों में बयान कर दिया? सर उलझन तो हर किसी के मन में चलती है। कोई किसी वे में बताता है, कोई किसी वे में बता देता है। मैंने अपनी उलझनों को एक कविता के रूप में बोल दिया। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जब नॉर्मल लाइफ में भी अगर हम लोग चाह रहे हैं, जी रहे हैं, कुछ ऐसा हो जाता है हमारे साथ कि हम व्यक्त नहीं कर पाते। तब बस मेरी कलम का ही सहारा होता है कि मैं अपने शब्दों को कलम रूपी उसमें लेकर एक कविता लिख देती हूँ। नहीं, मेरा ये जानना है, कोई भी एक जनरल एग्जांपल बता दीजिए, कोई प्रकार की उलझन को, जिस उलझन ने आपको इतना ज्यादा प्रमोट या मोटिवेट कर दिया कि चलते हैं यार एक पोइम राइट डाउन करते हैं या एक बुक ही राइट डाउन कर देते हैं। सच बताऊँ तो सर मेरी बहन जो है, मैं पहले शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। मुझे प्रमोट किया, मुझे उत्साहित किया मेरी बहन ने। उसको जब उसकी लाइफ को देखा मैंने, उसकी लाइफ में मैंने बहुत कविताएँ लिखी। उसके बाद से मैंने कविता लिखनी शुरू कर दी। हाँ, मैं बिल्कुल वो तैयार नहीं थी। मैंने भी इंग्लिश में पीएचडी की हुई है। मैं अपनी पढ़ाई में लगी हुई थी, जॉब भी की हुई है। लेकिन वो बार-बार मुझे बोलती थी कि तुम्हें शादी करनी चाहिए। बस वहीं से ही मैंने कविता लिखनी शुरू कर दी। ये जो आपकी किताब है मन, उलझन या उलझन और मन, इसमें प्रश्न है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको क्या पसंद है, शांत मन या वो मन जिसमें ढेर सारी उलझने रहें,
जो हमको व्यस्त बनाए रखें, जिसमें हम दिन भर उलझे रहें कि अभी ऐसा होगा, ये करना है, अभी जीवन को लेकर उलझने रहें। तो आपको शांत मन चाहिए या उलझन वाला मन चाहिए, जिसमें अनेक प्रकार के विचार कौंधते रहते हैं, जो हमारी रचनाओं के लिए और हमारे जीवन की रचनात्मकता के लिए, दोनों के लिए बहुत सुचारू रहते हैं। आपको क्या पसंद है, शांत मन, शांत जीवन या उलझन वाला जीवन और उलझन वाला मन? सर बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। शांत मन हर किसी को पसंद होता है, लेकिन सच बताएं ना, हमारा मन शांत कभी नहीं होता है। हमारे रोजमर्रा जीवन में कुछ ना कुछ उलझन चलती रहती है। और जैसे आपने बोला कि उलझन मन व्यस्त रहता है, तो मुझे व्यस्त रहना ज्यादा पसंद है। हमारा मन शांत रहेगा, हमारे मन में कुछ विचार नहीं होंगे, तो और निगेटिव विचार हमारे मन में आते रहेंगे। हम व्यस्त रहेंगे तो हमारे मन में निगेटिव विचार नहीं आएंगे। और जैसे मैं कविताएं लिखती हूँ, तो जो जैसे कि मैं जैसे उसमें जीवन में देखती हूँ या फिर नॉर्मल लाइफ में हो रहा है, उसको मैं कलम के जो कविताएं लिख देती हूँ उसका में। तो आपके जीवन में कविताओं का क्या प्रभाव है? आपके जीवन पर कितना प्रभाव डालती हैं कविताएं, या कविताएं जीवन पर प्रभाव डालती हैं, या जीवन का जो प्रभाव है वो कविताओं में दिखता है? देखा जाए तो सर, जीवन का प्रभाव भी कविता में दिखता है और कविता भी हमारे जीवन में प्रभाव डालती है। डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से ले रहे हैं। अगर हमने कुछ अभी कुछ देखा है कि किसी कविता को हमने कैसे यूज किया है, तो तभी उसके आपसे दिखाई देता है। जैसे मैंने एक छोटी सी आपको मैं एक वो सुनाती हूँ शेर, जी। कभी बीच बीच में मैं शेर भी लिख देती हूँ। यूं ही स्वागत दिल है। किसी पे फिदा नहीं होता, यूं ही दिल किसी पे फिदा नहीं होता, फिदा होने का दस्तूर अलग होता है, फिदा होने का दस्तूर अलग होता है। हर इंसान गिर के यूं ही नहीं बिगड़ता, हर इंसान यूं ही नहीं बर्बाद होता। वक्त और हालात उसको गलत बना देते हैं। बस यही है कि जो मैंने कविताएं लिखी, जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ गई हूँ और मैं कविताएं लिख रही हूँ। नॉर्मल जीवन में भी हमारे कुछ ना कुछ होता रहता है, बस मैं व्यस्त रहती हूँ सर। मैं ज्यादा कुछ लिखती नहीं हूँ, ज्यादा कुछ बोलती नहीं हूँ, बस अपनी कविताओं में ही बिजी हो जाती हूँ। जी, बहुत सुंदर। आपने अपने इस बातचीत के दौरान एक बात बताई कि आप शादी नहीं करना चाहती। तो आप अपने आस-पास की चीज़ें देखकर और जो महिलाओं की स्थिति है, उसको देखकर शादी नहीं करना चाहती थी, या फिर एक आध्यात्मिकता की तरफ जुड़ाव था? क्या रीज़न था, नहीं यदि सर, आप? सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मैं आध्यात्मिकता से बिल्कुल भी जुड़ी भी नहीं हूँ। हाँ, जो आजकल के जो नारी के विचार हैं, जो नारी के ऊपर देखा गया कि जब मेरी शादी होने वाली थी, मोस्टली देखा जा रहा था कि हाँ, ज़्यादातर सबकी मैरिज अब्रॉड में हो रही है। अब बड़े खुश होते थे सब लोग कि अब्रॉड में शादी हो रही है, बट उसकी रियलिटी क्या है पीछे वो सबको पता है, उसकी रियलिटी जो है। तो मैं पढ़ाई में लग गई थी, मैं लेक्चरर रही इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो मैं अपनी जॉब पे फ़ोकस करती थी। तो मुझे कोई शादी नहीं करनी थी, क्योंकि मैं जो देखती थी समाज में कि शादी करने के बाद जो स्त्री होती है, नारी होती है, एक शादी करने के बाद उनकी अपनी लाइफ नहीं रहती है, एक बाउंड हो जाती है, बट मेरी ऐसी नहीं है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। ईश्वर आपके इस जीवन को और दाम्पत्य जीवन को दोनों में सामंजस्य बनाए रखे, और आप यूँ ही खुशी रहें, और हम लोगों को भी अपनी रचनाओं से और कविताओं से खुश रखें। और आप जो रचनाएँ लिखती हैं, उसमें कभी आपने अपने किसी ख़ास या अपने किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ लिखा है, जिसमें आप किसी के प्रति स्नेह या फिर और कोई ऐसा भाव प्रकट करें, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हुआ हो, या उसको बहुत अच्छा लगा हो कि ये सबके ऊपर, या फिर महिलाओं के ऊपर तो लिखती रहती हैं, इसने मेरे ऊपर लिखा है और इससे मैं बहुत खुश हुआ हूँ, और उसने आपको अपनी खुशी का प्रकटीकरण किया हो आपके सामने, ऐसा कुछ लिखा है आपने? वैसे तो सर मैं कभी डिस्कस नहीं करती अपने पापा के लिए, लेकिन जी। आपने ये क्वेश्चन पूछा तो मैं कर रही हूँ कि मैं अपने पापा की बहुत ही ज़्यादा लाडली रही हूँ। जब मेरे पापा की लास्ट ब्रीथ निकल रही थी, मैं बहुत दूर थी, उनके पास नहीं थी। तो मेरी कविताएँ शायद उससे रिलेट हुई हैं, तब मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी। मैंने उस चीज़ को फ़ील किया था जब उन्होंने लास्ट ब्रेथ ली थी। तो शायद मेरी कविताएँ जो हैं, एक कविता है उसमें, विरह की वेदना। मैं थोड़ी सुनाऊँगी, पूरी नहीं सुनाऊँगी, नहीं तो मैं भावुक हो जाऊँगी सर। जी, बिल्कुल, मैं क्षमा चाहता हूँ आपके उस कष्ट वाले समय को एक बार याद दिलाने के लिए।
लेकिन हम लोगों की ज़िंदगी ऐसी है कि हमें हर उन पहलुओं को बात करनी पड़ती है, उन पहलुओं पर बात करनी पड़ती है, जो हमें बहुत कष्ट देते हैं। फिर भी मैं आपके साहस की सराहना करता हूँ कि आप उन पलों को व्यक्त करने के लिए तैयार हैं। स्वागत है। विरह की वेदना का मतलब वही जाने जिसने उसमें गोते लगाए हों। विरह की वेदना का मतलब वही जाने जिसने उसमें गोते लगाए हों। आगे नहीं सुनाऊंगी सर, सॉरी। आपने जो अपने नाम के आगे आप नारी स्वर लगाते हैं, आपकी बुक भी आ गई एंड आप पीएचडी होल्डर भी हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। अब मुझे एक बात बताइए, इंग्लिश लिटरेचर में आप अपना आइडियल किसे मानते इसके पीछे भी एक कहानी है सर। एक्चुअली मेरी जो कज़न है, उन लोगों ने पीएचडी की हुई थी और उन लोगों को थोड़ा-सा प्राउड था कि हाँ, हम लोगों ने पीएचडी की हुई है। मेरे घर वालों को लगता था कि हाँ, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। बस वहीं से ही मैंने एक ठान लिया था कि मुझे भी पीएचडी करनी है। जिसको कहते हैं ना कि हाँ, किसी चीज़ का संकल्प ले लेना। मैंने भी एक सोच लिया था कि मुझे पीएचडी करनी है। उसी वजह से मैंने एमए इंग्लिश किया, टचवुड हुई, फर्स्ट क्लास हुआ मेरा। उसके बाद मैंने पीएचडी की। पीएचडी वैसे तो मैंने 3 साल के लिए एनरोल्ड किया था, बट समहाउ वो मैंने 1 ईयर में कंप्लीट कर ली है। हाँ, मैंने वो जो गाइड है मेरी, उनको कैंसर था, अभी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनको मैं अपना हमेशा गुरु मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे आगे बढ़ने का प्रेरणा दी है। जब मैं यूनिवर्सिटी गई थी, तो उन्होंने ही मुझे बहुत सारे प्रोफेसर्स के सामने बैठा दिया था कि कुछ भी पूछ लो इससे, ये कोई भी आंसर दे देगी। उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन्स पूछे थे, बट उस टाइम एक यंग एज होती है और ठीक है, मैंने पीएचडी की हुई थी, तो आई वाज रेडी टू गिव एनी आंसर। जी, उसके बिल्कुल, बाद बिल्कुल। मेरी पापा चाहते थे कि मैं मास्टर का उसमें मैनेजमेंट में जाऊं, तो मैंने एमबीए भी किया हुआ है। तो मैंने जो पापा की विश के लिए मैंने एमबीए कर लिया। वो बात अलग है कि हाँ, ये सब करा, लेकिन मुझे एक जिसको इंग्लिश में एक सलमान खान की मूवी आई थी ना, जिसमें बोलते हैं कि वो किक नहीं मिलती थी उसको, वही सेम चीज़ मुझे सुकून नहीं मिलता था। मैंने इंग्लिश में पीएचडी भी की, प्रिंसिपल भी रही हूँ मैं, और मैं एक लेक्चरर भी रही हूँ। काफ़ी टाइम तक मुझे वो भी है, एक्सपीरियंस भी है। बट समहाउ मुझे अच्छा नहीं लगता था, एक अंदर से एक जिसको कहना चाहिए सुकून, वो कभी नहीं मिलता था। वो सुकून मुझे मिलना शुरू हुआ जब मैंने कविताएँ लिखनी शुरू करी। वहाँ से मुझे एक सुकून मिलना शुरू हुआ। मुझे कभी अभी तक भी काफ़ी लोग मुझे बोलते भी हैं, "तुमने इंग्लिश में पीएचडी की हुई है, तुम कैसे हिंदी में शब्द लिख लेती हो?" लेकिन पता नहीं मुझे कहाँ से अंदर से मुझे हिंदी के शब्द आते हैं, इंग्लिश के का शब्द नहीं आते हैं। बहुत सुंदर। हिंदी हमारी मातृभाषा है और उसमें लिखना हमारे लिए गर्व की बात है। वैसे हिंदी ऐसी भाषा है, अभी हम तीनों बैठे हुए हैं, जिन तीनों लोगों की जो मूल भाषा है पढ़ाई की, वो किसी की हिंदी नहीं है। वही, मैंने बीएससी और एमएससी की हुई और पीएचडी भी केमिस्ट्री से कर रहा हूँ। खुद मैं केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें पूरा इंग्लिश में ही सब कुछ पढ़ाई लिखाई हुई, पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन और पीएचडी भी। केशव सर भी इंग्लिश से ही जुड़े हुए हैं और आप भी। तो ये जरूरी नहीं है कि हमारी मूल भाषाएं हों, हमारी पढ़ाई की भाषाएं हों। हमारी रुचियां हो सकती हैं और अपने मन के और सामाजिक उथल-पुथल को लिखने के लिए एक माध्यम हिंदी है। क्योंकि अगर हम अंग्रेजी में लिखेंगे भी तो सबके पास तक वो बात पहुँच नहीं पाएगी, और यदि हमारी बात लोगों तक पहुँच नहीं पाती है तो मतलब नहीं है उसको कहने का। हिंदी में जो भावनाएँ होती हैं सर, वो इंग्लिश में नहीं होती, सही कहा आपने। हिंदी में जी, हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। मेरी एक नेबर है, यहीं हुँ। बॉम्बे में ही, वो उनको लिखने का शौक नहीं है, लेकिन उनको पढ़ने का है। वो अक्सर मुझसे माँगती रहती हैं कि मेरी पोएम जो है या फिर स्टोरी जो है, मुझे दो, वो पढ़ती रहती हैं। वो उसके ही हिसाब से सटाया, उसके हिसाब से कुछ ना कुछ मुझे बताती रहती है, कमेंट करती रहती है, मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ, उनके हिसाब से बताती रहती है मुझे। जी नहीं, बिल्कुल हम लोगों को सबको अपनी जैसे आलोचनाओं के लिए अभी कल की बात बताती हूँ आपको सर। मैं अपने नेबर के साथ वॉक कर रही थी। सामने हमारे घर के सामने ही पार्क है। मैं वहाँ वॉक कर रही थी। अब वहाँ जब वॉक मैं अक्सर क्या करती हूँ सर, खाली वॉक ही नहीं करती हूँ। उसमें जो मुझे अक्सर वहाँ पे पार्क में या फिर कहीं भी कुछ दिखाई देता है, आगे उसको कविता के रूप में लिख देती हूँ। कुछ ना कुछ पहलुओं को सोच लेती हूँ, उसको आगे कविता के रूप में बनाती हूँ। तो जब मैं ऐसे ही उनके साथ वॉक कर रही थी अपने नेबर के साथ, तो मैंने वहाँ देखा एक बूढ़ी स्त्री, ओल्ड एज की वुमन, जो है नीचे बैठी हुई ज़मीन पे। तो मेरी नेबर ने, ऑब्वियस सी बात है कि हाँ, वो पोएम नहीं लिखती हैं, तो उन्होंने बोला कि हाँ, हो सकता है कि धूप सेक रही हो। तो मैंने उनसे बोला कि ये इतनी एज की बंदी है, धूप सेकेगी तो नीचे क्यों बैठेगी?
बैठेगी तो बेंच पे बैठेगी, धूप सेकने के जी, लिए उस पे क्यों बैठी हुई है, और बैठने का ढंग भी अलग है। बट समहाउ वो मेरे मन में कहीं न कहीं घर कर गया। मैंने घर पे आके उसके ऊपर एक कविता लिख दी, क्योंकि वो मुझे पता है, थोड़ा-सा सोचा कि हाँ, वो ऐसे क्यों बैठी है। हो सकता है कि मेबी उससे घर पे कुछ लड़ाई हुई हो, ये भी हो सकता है कि उसके मन में बहुत उथल-पुथल चल रही हो, कुछ भी बात हो सकती है, उसके मन जो है शांत ना हो, तो वो वहाँ बैठ गई ऐसे ही उसमें नीचे ज़मीन पर। जी। मुझे बोलने का बहुत आदत है, सर मैं बोलती रहूँगी। आप जी नहीं, कुछ ये पूछिए। कार्यक्रम ही बोलने का है, अगर हम लोग चुप रहेंगे तो इस कार्यक्रम का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। ये कार्यक्रम बोलने का ही है, स्वागत है आपका। आपने जो कविताएँ लिखी, जैसे कल आपने एक दृश्य देखा और उसको अपने मन के विचारों से, अपने शब्दों से एक सादे पेपर पर उकेर दिया और उस पर अपनी अभिव्यक्ति दी। ऐसे ही आपको आप चूँकि अंग्रेजी साहित्य पढ़ाती हैं और पढ़ी हैं और आप हिंदी की रचनाएँ लिखती हैं, तो आपको हिंदी और अंग्रेजी के कौन से ऐसे साहित्यकार हैं जिनको आप देखती हैं तो ऐसा लगता है कि अगर ये साहित्यकार हिंदी में ना होकर अंग्रेजी में होता, इंग्लिश में लिख रहा होता, तो इसका एक औरा अलग होता और इनकी रचनाएँ इंग्लिश में, जो इंग्लिश के साहित्यकार बोलते हैं कि साहित्य तो अंग्रेजी में है, हिंदी में क्या है? या फिर हिंदी के साहित्यकारों को आईना देखने के लिए अंग्रेजी का कौन-सा साहित्यकार है जिसको पढ़ना चाहिए? जैसे आपने कहा सर अभी कि जो इंग्लिश में बहुत सारे साहित्यकार हैं, जो ये बोलते हैं कि हाँ, जो कुछ है इंग्लिश में ही लिखना चाहिए, हिंदी में कुछ नहीं है। एक राय मैं जिसको जानती हूँ, शेक्सपियर है, जिसने ये बात जी, कही थी। उसने ये बात कही थी कि वो जो है, उसने सबसे पहले लिखा भी था, द लाइफ इज़ अ रोज़ ऑफ रोज़ेज़। तो ठीक है, उसने वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सोचा, तो उसने सोचा कि हिंदी में कुछ नहीं लिखा जा सकता। लेकिन सच बात यही है कि इंग्लिश में बहुत सारे लोग लिखते हैं, बट जो भावनाएँ, जो विचार, जो व्यक्त, जो इमोशंस जिसको बोलते हैं, वो हम हिंदी में ही व्यक्त कर सकते हैं, जो सुनने वालों को या पढ़ने वाले के दिल तक उतर जाए। इंग्लिश में होता है, बट समहाउ उसको हम एक याद कर लेते हैं बस। वो फीलिंग्स, वो भावनाएँ दिल तक नहीं पहुँचती हैं। कोई भी टॉपिक हो, हिंदी में क्या होता है सर कि अगर सपोज़ हमने खुद लिखी है, उसको कोरिलेट कोई और दूसरा भी कर लेता है, कि उसके मन से जो विचार हैं, भावनाएँ हैं, उसको भी कोरिलेट कर लेते हैं। हाँ, शेक्सपियर ने जो लिखा था द लाइफ इज़ बेड ऑफ रोज़ेज़, ऐसा अपने हिंदी साहित्य में या फिर अपने जो पुराने साहित्य हैं, उसमें कोई ऐसा साहित्यकार आपको लगता है जिसने पाश्चात्य संस्कृति पर या फिर उस पर कोई व्यंग्य किया हो ऐसे ही? या फिर हम अपने रास्ते पर चलने वाले हैं, हम दूसरों को नहीं देखते हैं, हमें अपना कार्य सीरियसली करना है? सीरियसली सर, ठीक है, सबने अपने जो पुराने थे, प्रेमचंद्र थे या फिर हरि राय बच्चन थे, बहुत सारे उपलब्ध थे, लेकिन हमें अपने रास्ते पे चलना है। हाँ, एक मुझे सबसे अच्छा लगता है हरिवंश राय बच्चन की कविताएँ। वैसे तो वो पुरानी नहीं है, न्यू है, लेकिन उनकी कविताओं में थोड़ा-सा विचार होता है, गहन विचार होता है, मोटिवेशन होता है, जो कुछ करने के लिए, कुछ गुज़रने के लिए प्रेरित करता है। शायद उन्हीं को ही लेकर मैं आगे बढ़ी हूँ। जो मैं अपनी कविताएँ लिखती हूँ, पहले उनको पढ़ती हूँ। मैंने गुलज़ार की भी पढ़ी हुई है और भी बहुत सारी पढ़ी हुई हैं, बट गीतांजलि पढ़ी है मैंने। समहाउ मुझे उनकी पोएम्स अलग ही लगती हैं। जैसा कि आपने कहा कि आप इन लोगों की कविताएँ पढ़ती हैं और इनके विचार आपको बहुत प्रभावित करते हैं। आपको क्या लगता है कि जो रचनाएँ होती हैं, कविताएँ होती हैं या फिर जो साहित्य होता है, ये समाज को कितना प्रभावित करता है? इससे समाज पर कितना प्रभाव पड़ता है? डिपेंड करता है सर कि समाज पे, वैसे तो कविताओं का बहुत प्रभाव पड़ता है। हर कोई इंसान जो है, आजकल इतना बिज़ी हो गया है, वो छोटी-छोटी बातों पे इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि उसके पास समय ही नहीं है। वो बहुत व्यस्त है। तो लगता है कि हाँ, थोड़ा-सा समय है कि वो उसको अपनी कविताओं को, जो हमने कविताएँ लिखी हैं या जो हमने शब्द हैं, उनसे थोड़ा बहुत उनके पास जब समय होता है, उसको अपने से कोरिलेट कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहले जैसे आज आज का दिन है, जैसे हम सबको पता है, राजगुरु और कौन है सुखदेव बताइए? भगत सिंह और राजगुरु। उन तीनों को जो है धोखे से फांसी दी गई थी। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि हाँ, उन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाने के लिए ही सब कुछ किया। उसके बाद बहुत सारे लीडर्स आए, बहुत सारे वही सब कुछ, किसी ने इलेक्शन किया, किसी ने कुछ किया, ले सबने देश को अपने-अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया।
उसके ऊपर एक व्यंग्यात्मक मैंने छोटी सी कविता लिखी हुई है, जी, बिल्कुल, मैं वो स्वागत है। सुनाती हूँ आपको। कैसे कहा जाए इलेक्शन नहीं होता, कैसे कहा जाए इलेक्शन नहीं होता, पर सही आदमी का सिलेक्शन नहीं होता, पर सही आदमी का सिलेक्शन नहीं होता। होता है 5 साल में सामना एक बार, होता है 5 साल में सामना एक बार, फिर उनसे हमारा कोई भी रिएक्शन नहीं होता, फिर उनसे हमारा कोई भी रिएक्शन नहीं होता। जो लीडरों को आदमी की शक्ल में बदल दे, जो लीडरों को आदमी की शक्ल में बदल दे, ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं होता, ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं होता। हम रोते हैं, चिल्लाते हैं और चुप हो जाते हैं। हम रोते हैं, चिल्लाते हैं और चुप हो जाते हैं, लेकिन संसद की दीवारों पे कोई भी रिएक्शन नहीं होता, लेकिन संसद की दीवारों पे कोई भी रिएक्शन नहीं होता। ये तो आपने जो अपने नाम में नारीश्वर लगाया हुआ है, मैं शब्दहीन हो गया। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये नेताओं को कैसा लगेगा। ये बहुत ही जबरदस्त व्यंग्य था। और आपने जो लीडरों के डीलरशिप को उजागर किया है, उसको मैं बहुत-बहुत नमस्कार करता हूँ। आपने सारे लीडरों को डीलर बना दिया। क्या आपको लगता है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने समय में भारत माँ को आजाद करवाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी? क्या आज के समय में आपको लगता है कि भगत सिंह जैसे नौजवानों की ज़रूरत है? अगर है, तो आप अपने परिवार, अपने दोस्तों में से किस व्यक्ति विशेष को भगत सिंह के रोल में देखना चाहते हैं? भगत सिंह आपने पूछा कि युवाओं के लिए भगत सिंह होना चाहिए, तो दैट इज़ ट्रू कि जो युवा पीढ़ी है, आजकल की जो युवा पीढ़ी है, सच में देखा जाए तो वो कुछ समझती नहीं है, उनको बस एक लाइफ जो है बहुत ही ईज़िली चलना होता है उनको। अगर उस चीज़ को सोचा जाए, जैसे एक मूवी आई थी रंग दे बसंती, उसमें स्टार्टिंग में यही था कि हाँ, उन्होंने जो है स्टार्टिंग में अपनी मस्ती की हुई थी, लास्ट में उन लोगों को समझ में आया था कि क्या सही है, क्या गलत है। यही बात उसी पक्ष में बोल रही हूँ कि डिपेंड नहीं करता कि किसी को फांसी दी जाए या देश को आज़ाद किया जाए। अगर हम लोग आज के युग में देखें, तो बहुत सारी समस्याएँ हैं देश में, जिसका निवारण होना बहुत ज़रूरी है। वही निवारण हम और युवा मिलकर ही कर सकते हैं। सोच सकते हैं उसके बारे में, केवल हाथ पे हाथ रख के बैठना या उसके बारे में सोचना नहीं होगा, हमें कदम उठाना पड़ेगा, तभी हम उसके बारे में सोच सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। खाली कैंडल मार्च करना या फिर जुलूस निकालना, दैट इज़ नॉट द पॉइंट। ये कोई पॉइंट नहीं है, उसके बारे में उसके तह तक जाना ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, जो कि रियलिटी है, सच्ची बात है, रियलिटी है, बट मैं वो सब नहीं बोलूँगी। बट दैट इज़ नहीं, आप ट्रू। बोल सकती हैं जो बोलना चाहें उस लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि लेडीज़ को के ऊपर रेप चार्जेस बहुत ज़्यादा हुए हैं। जहाँ भी देख रहे थे हम कि ठीक है रेप हो रहे थे, दैट इज़ नॉट द ट्रू कि खाली उसमें डिपेंड लड़कियाँ गलत हैं या फिर लड़के गलत हैं। देखा जाए तो कहीं पर लड़की गलत है, कहीं पर लड़के गलत हैं। कहीं लड़कियाँ उसका फ़ायदा भी उठा लेती हैं कि हाँ, हम लोगों को जो है गलत बोल दिया जाएगा। अभी जो कलकत्ता में एक डॉक्टर के साथ हुआ है, वो भी उसमें सबको पता है कि हाँ, उसके बारे में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। ठीक है, उस टाइम भी काफ़ी सारे डॉक्टर्स ने स्ट्राइक भी की थी, कैंडल मार्च भी किया था, लेकिन उसकी तह तक कोई नहीं पहुँचा है कि वो ऐसा क्यों हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। हम जैसे अभी सबसे पहले होता है निर्भया केस, उसके बाद भी बहुत सारे केस होते रहे, रोका किसी चीज़ को नहीं गया। अगर वो तभी रोका दिया जाता, तो आगे कुछ नहीं होता। जी, बिल्कुल, आपके विचार बहुत अच्छे आपने अभी हाँ, कहा मैम कि जो रेप केसेस हो रहे हैं उनके अगेंस्ट में हम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। उससे जस्ट ये इस क्वेश्चन को भी मैं लूंगा, बट उससे पहले मेरा भगत सिंह वाला क्वेश्चन अधूरा रह गया आपके लिए कि हम चाहते तो हैं कि भगत सिंह आज के वर्तमान समय में होना चाहिए, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि भगत सिंह का आखिरी अंजाम क्या हुआ था, फांसी के फंदे पर वो झूले थे। लेकिन क्या आज हम ऐसे अपने परिवार या किसी बच्चे को कह सकते हैं कि बेटा आप इस थीम पर आगे बढ़ो और आज के वर्तमान युग में भगत सिंह बनने की कोशिश करो? लेकिन हम ऐसा कभी नहीं कहते हैं। हम हमेशा यही कहते हैं कि भगत सिंह आज के समय में होना चाहिए, बट हमारे घर में नहीं, हमारे पड़ोसी के घर में होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि उसका आखिरी अंजाम क्या होता है। सेकंड, आपने अभी बोला कि रेप केसेस हो रहे हैं, ओके, ना रेप केस में लड़की की गलती है ना लड़की की गलती है, दोनों की गलती नहीं है। ये गलती है उनके विचारों की, उनके संस्कारों की, उनके परिवारों की, संस्कृति की।
तीसरी बात ये है, इसके लिए जो अपन करते हैं, सबसे गंदी चीज हमारे भारत में ये चलती है कि रेप केस के बाद में हम लोग कैंडल मार्च निकालते हैं। कैंडल मार्च निकालना बंद करो। उसकी जगह पर जो रेपिस्ट है उनको बीच चौराहे पर ला करके उनका सैंडल मार्च जरूर निकालो। क्या आप इस कैंडल और सैंडल के पक्ष में है या नहीं है, ये बताइए। सर, मैं कैंडल मार्च के पक्ष में नहीं हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं सैंडल के पक्ष में हूँ। ये केवल हम इंडिया में ही देखते हैं। अगर ये चीज हम यूएस में या फिर यूके में देखें तो वहां ये सब चीजें नहीं होती हैं। दैट इज ट्रू कि अगर उन्हीं को तभी उनको कुछ ना कुछ अपराध किया है उन्होंने, उसका अंजाम दिया जाए तो वो आगे कोई भी उस चीज को करने की कोशिश ना करे। लेकिन क्या होता है हमारे इंडिया में ना, उनको कुछ भी किया जाए, उनको कभी भी पनिशमेंट नहीं दिया जाता, इसीलिए उनका एक विचार बढ़ता है। और जैसा आपने कहा कि हाँ, अपने घर में किसी को भगत सिंह बनाना चाहोगे, तो मैं आपको बता दूं, मेरी कजिन है एक, उनका इकलौता बेटा है, वो आर्मी में है। जब उसने अपने घर में बताया कि मुझे आर्मी ज्वाइन करना, उसने चुपके से एनडी का फॉर्म भर दिया। तो उसने जब अपने घर में बताया, उसको डर भी लगा कि हो सकता है मे बी मेरे घर वाले ना माने, बट वो उस चीज के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि हम ये सोच लेंगे कि हमने अपने देश के लिए, इस देश के लिए अपने बेटे को कुर्बान किया हुआ है। तो वो अभी तो नेवी में है, बट उसका लक्ष्य यही है कि मैं कहीं ना कहीं आगे जाऊं, जहां मुझे जरूरत हो वहां मैं आगे जाऊंगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, भगत सिंह जो आपने कहा हमारे पड़ोसी घर में होना चाहिए, वो पड़ोसी घर में नहीं, मेरे अपने घर में है। आपने अभी तक मेरे भगत सिंह की परिभाषा नहीं समझी है ना। भगत सिंह की परिभाषा ये है कि अगेंस्ट द लॉ जाकर के सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म लेकर के आना। और आपके जो कजन का जो लड़का है, वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं और देश के डिफेंस फोर्सेस के अंदर जुड़े हुए हैं। तो उनको कोई भी भगत सिंह नहीं कहेगा, उनको देशभक्त जरूर कहा जा सकता है, उनको कोई भगत सिंह नहीं कहेगा। भगत सिंह का मीनिंग होता है कि समाज में व्याप्त ऐसी बुराइयों को, ऐसी अवधारणाओं को दूर करना जिसके लिए सरकार सफल नहीं हो पा रही है, उसके अगेंस्ट में एक मूवमेंट निकालना, उसके अगेंस्ट में एक मार्च निकालना, उसके अगेंस्ट में एक थीम लॉन्च करना। और जहां पर गवर्नमेंट परेशान होकर के उस पर्टिकुलर पर्सन को पनिश करती है, तब हम उस व्यक्ति विशेष के लिए नाम यूज में लेते हैं भगत सिंह। अब जब आप मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं तो आप अकेले नहीं जाते हैं, आपके साथ में आसपास के जो नजारे होते हैं उनको भी आप निहारते हुए जाते हैं। आपने अभी एक बुजुर्ग महिला का जिक्र किया था अभी। अब मुझे एक बात बताइए, जब बुजुर्ग महिला जहां कहीं भी जिस किसी भी परिस्थिति में बैठी थी, आपके जो साहित्यिक जीवन है और आपकी जो रचनाएं हैं, उसमें आपके परिवार के किस सदस्य का सबसे ज्यादा साथ मिलता है, और जिसकी वजह से आपको एक प्रेरणा मिलती है कि मैं और अच्छा लिखूं, या मैं कुछ अगर लेखन में त्रुटियां रहेंगी तो उसको सुधार करने में या फिर उसमें अपना योगदान देने में वो सहयोग करेंगे? ऐसा कौन व्यक्ति है आपके परिवार का जो आपको आपके इस पहलू पर बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता है? परिवार में तो सर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हाँ, जब मैं कुछ लिखती हूँ तो सबसे पहले मैं अपने पति को सुनाती हूँ। वही बताते हैं मुझे क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद उनको खुद भी लिखने, वही मुझे बताते हैं कि हाँ, कहाँ तुम सही हो कहाँ गलत हो। लेकिन हाँ, आजकल जो है, मुझे खुद से लगता है कि हाँ, मैं जो हूँ, कुछ कविताएं मेरी सही हैं, कुछ कविताएं गलत हैं। अपने बच्चों को भी सुनाती हूँ, हाँ, दैट इज ट्रू कि आजकल के बच्चे जो हैं थोड़े से इनोवेटिव हो गए, उनको ये पोएम्स वगैरह अच्छी नहीं लगती हैं। उनको ये लगता है कि हाँ, मम्मी बस लिखती रहती है, बट वो मुझे कभी भी इंटरप्ट नहीं करते हैं, कभी भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करते हैं कि आपको जो लिखना है आप लिखते रहें। हाँ, प्रेरणा मिलती है जब मैं कुछ पोएम्स लिखती हूँ, उसके ऊपर जब मुझे कमेंट्स मिलते हैं, उसके कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, वो मुझे और ज़्यादा प्रेरित करते हैं। जैसे मैंने बताया कि हाँ, मेरी बहनें हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित करती हैं। मेरी मम्मी हैं कि हाँ, उनको भी अच्छा लगता है कि पहले उन्होंने मुझे बहुत फ़ोर्स किया कि हाँ, मुझे जॉब करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जब उनको लगा कि हाँ, कि मैं कविताएँ लिखती हूँ, इसमें इसी फ़ील्ड में आगे बढ़ रही हूँ, तो उन्होंने फिर मुझे बोलना बंद कर दिया कि तुझे जहाँ खुशी मिले तो वो कर। तो मैंने वही करना शुरू कर दिया। और पोएम्स, घर में बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए हौसला देते हैं। या बाहर कह सकते हैं कि बाहर की दुनिया में, बाहर जब मैं कुछ लिखती हूँ तो मेरे कुछ दोस्त हैं, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी है। मैं नाम तो किसी का नहीं लूँगी, एक दो
मेरा मुँह बोला भाई है, वो हमेशा चाहता था कि वो डिफेंस में है। जैसे आपने भगत सिंह बोला वो वैसी है। तो जो उससे वो हमेशा चाहता था कि मैं कुछ करूँ, मैं आगे बढ़ूँ। उसने मुझे बहुत सारे आइडियाज़ दिए कि आप कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ पढ़ो, आगे बढ़ो। लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाई क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था। लेकिन अभी क्या है उसने उसने मोटिवेट किया, फिर मैं और कविताएँ लिखती हूँ, उससे अभी करने उससे ज़्यादा टच में नहीं हूँ अब मैं। लेकिन उससे जो कविताएँ लिखती हूँ, पोएम्स लिखती हूँ, वहीं से ही मुझे प्रेरणा भी मिली है या फिर अभी जो मेरे दोस्त हैं, उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली है आगे बढ़ने के लिए, आगे करने के लिए, कुछ लिखने के लिए। कुछ ना कुछ मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। आपने कभी कुछ ऐसा लिखा है जिस पर आपके जो विचार थे, वे आपके परिवार के सदस्यों या आपके चाहने वालों से अलग थे और उन्होंने बोला हो कि नहीं, ये आप सही नहीं बोल रहे हैं, ये आपने गलत लिखा है, ऐसा नहीं रहता इस समाज में। ऐसा कभी किसी रचना के साथ आपके या किसी अभिव्यक्ति के साथ हुआ है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ क्योंकि मेरी जो कविताएँ होती हैं, वो थोड़ी-सा समाज से मिलती-जुलती होती हैं। इसलिए मुझे ऐसा तो कभी नहीं बोला गया कि अलग कभी मैं जीवन पे लिख रही हूँ। जीवन में मैंने ऐसा भी लिखा है कि जो नेगेटिव भी था, पॉज़िटिव भी था। नारी के ऊपर मैं नेगेटिव भी लिखती हूँ, पॉज़िटिव भी लिखती हूँ। तो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि हाँ, क्या जो भी मैं देखती हूँ समाज में या जैसा जो भी कुछ हो रहा है, वो मैं कविता के रूप में लिख देती हूँ। मुझे ऐसा कभी कुछ नहीं मिला, कोई कविता ऐसी नहीं मिली जिसको मुझे सटायर किया गया हो। आपने अभी 2-3 इंसिडेंट हुए हैं जिस पर अगर आप चाहें तो अपना विचार रखें, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। एक तो अभी घटना हुई उत्तर प्रदेश के मेरठ में, जो आपने सुना होगा, और दूसरी एक घटना आज के 2-3 महीने पहले पश्चिम बंगाल में, जो एक बिहार के इंजीनियर थे उनके साथ हुई थी, जिन्होंने पूरा 2-3 घंटे का वीडियो बनाकर अपना सुसाइड नोट छोड़ा था, जो अपनी पत्नी के दहेज उत्पीड़न वाले केस की वजह से परेशान होकर जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी। और ऐसे ही और सारे केस भी समाज में आते रहते हैं। तो चूँकि आप नारी शक्तियों पर ज़्यादा लिखती हैं और अभी आपने बताया कि मैं नारी के जो नेगेटिव स्वरूप है, जो उनकी नकारात्मक स्वरूप है, उस पर भी लिखती हूँ। तो आपका इन 2-3 घटनाओं पर या ऐसी घटनाओं पर क्या विचार रहता है? आप इन घटनाओं पर जो स्त्री समाज है, उस पर क्या कहना चाहती हैं? उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? वैसे तो सर ये पर्सनल क्वेश्चन्स हैं, क्योंकि हमें दोनों पहलुओं का नहीं पता, सही कौन है, गलत कौन है। तो जब तक किसी की पर्सनल लाइफ के जी, बारे में हमें अभी नहीं तो पता हम जी मैं पश्चिम बंगाल वाली घटना को छोड़ देता हूँ, क्योंकि उसमें 2 पहलू हैं। मैं केवल मेरठ वाली घटना पर बात करता हूँ, तो उस पर आप विचार रख सकती हैं अपना, क्योंकि वो तो जो हुआ वो हो चुका है और उसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता है। जैसे मुझे आपसे कोई बहुत भयानक आपत्ति हो, फिर भी मैं आपका मतलब खून नहीं कर सकता हूँ। ये तो कोई भी समाज या कोई भी व्यक्ति नहीं स्वीकार करेगा। तो मैं पश्चिम बंगाल वाली जो घटना थी, उसको मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि उसमें हो सकता है कि दोनों के पहलू अलग-अलग हों, कोई भी गलत हो सकता है और जब वीडियो सामने आ जाता है तो हमको लगता है ये व्यक्ति सही है, लेकिन चलिए मैं उसे छोड़ देता हूँ। आप मेरठ वाले घटना पर अपनी जो राय है, जो अपने विचार हैं वो रखें। उसमें सर मेरे ऐसे कुछ राय विचार तो नहीं है, बस लोगों की सोच, समझ को ही सब आगे बढ़ाया जा सकता है। सेम चीज़ यहाँ पर मुंबई में हमारे घर के पास भी हुई थी। उसमें भी ये था कि सोच समझ किसी क्या है, गलती किसी पता नहीं किसकी थी, किसकी नहीं थी। लेकिन हाँ, एक गाड़ी वाले ने अपनी जान गँवा दी है। लेकिन वही डिपेंड करता है कि हाँ, कौन कितने गुस्से में बैठा हुआ है, कौन क्या सोच रहा है। उसके लिए दूसरे इंसान की कोई भी कीमत नहीं है, कोई भी उसकी वैल्यू नहीं है कि वो उसकी फैमिली जो है, उसकी फैमिली में कितने सारे लोग हो सकते हैं। जो उसके मन में सोच रहे होंगे, जो उसने कर तो दिया, लेकिन उसके पीछे कितने सारे लोग हैं। हो सकता है मे बी सर कि उसका जो है उसके ऊपर कोई लोन चल रहा हो या फिर उसके छोटे बच्चे हों या उसके उसके माता-पिता जो उसके ऊपर ही डिपेंड करते हों। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। वो ये सब कुछ भी करते हुए इसको किसी ने कभी नहीं सोचा है। मैं इस बिल्कुल। बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी सर। जी, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। आप अपने विचार और अपने विचारों की सीमा रखने के लिए स्वतंत्र हैं, उस पर कोई किसी की बाध्यता नहीं है। आपकी बात पे ही कविता बोलती हूँ। भगवान ने अलग-अलग 2 कृतियाँ दी। भगवान ने अलग-अलग 2 कृतियाँ दी। एक लड़का तो एक लड़की की कृतियाँ दी। दोनों के अंदर भावना एक जैसी थी। दोनों के अंदर भावना एक जैसी दी, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा दी, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा दी। आँसुओं की बदौलत सबको दी,
आंसुओं की दौलत दोनों को दी, लड़के को कम और लड़कियों को ज़्यादा दी। या ये कहिए कि लड़कियों को व्यक्त करने की आदत और लड़के को व्यक्त करने की कम दी। दिल दोनों के पास होता है, दिल दोनों के पास होता है, बस लड़का को एक पत्थर दिल की उपाधि और लड़की को कमज़ोर दिल की उपाधि दी। लड़की को एक कमज़ोर दिल की उपाधि दी। लड़की ने कई बार अपने आप को लड़कों के साथ महसूस फ़ील किया। लड़कियों ने कई बार अपने आप को लड़कों के साथ महसूस किया, लेकिन समाज ने हमेशा लड़कियों को एक कमज़ोर अबला के रूप में देखा और लड़के को हमेशा गलत धारणा से देखा। जी, ये तो समाज का देखना है, वो कभी भी अपनी सोच के हिसाब से सामने वाले को देखता है और उसके बारे में अपनी राय बनाता है। आपने बहुत अच्छी बात कही। आप जो बातें करते हैं या फिर आप जो रचनाएँ लिखती हैं, उसमें आप अपने कहे गए शब्दों के कितने मूल्य को क्या समझती हैं और अपने शब्दों से क्या प्रभाव समझती हैं कि उन शब्दों से कितना प्रभाव पड़ेगा सामने वाले के ऊपर? आपके जीवन में या आपके लिए शब्दों का क्या महत्व है? शब्दों का महत्व सर अलग ही है। अगर शब्द देखे जाएँ तो पता नहीं कब कफ़न बन जाए। शब्द देखे जाएँ तो पता नहीं कब रुला दें या कब हँसा दें। शब्द ही तो होते हैं जो इंसान को पता नहीं क्या करने में मजबूर कर दें। शायद शब्दों ने ही मुझको कई बार कुछ करने के लिए मजबूर किया है, पर हर बार मेरी माँ का चेहरा सामने आ गया और मैं रुक गई। शब्दों के ऊपर ही मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ। शायद आपने जो प्रश्न पूछा उसी का जवाब आपको उससे मिल जाए। शब्द तेरे रंगो रूप निराले, शब्द तेरे रंगो रूप निराले, कभी हँसा दे, कभी रुला दे, कभी हँसा दे, कभी रुला दे। शब्दों की ताकत ही तो है, शब्दों की ताकत ही तो है, छोटी सी हाँ और छोटी सी ना जिंदगी बदल दे। छोटी सी हाँ और छोटी सी ना जिंदगी बदल दे। शब्दों की बाण है, कभी शब्द कभी मरहम लगा दें तो कभी शब्द घाव बना दें। कभी शब्द मरहम लगा दें तो कभी शब्द घाव बना दें। शब्दों से मिलती ताकत भी है, शब्द ही है हमें कमजोर कर देते, शब्द ही हमें कमजोर कर देते। जी, बहुत सुंदर शब्दों की जो परिभाषा और शब्दों पर जो ये अपनी रचना व्यक्त की आपने, बहुत ही सुंदर आपने अभिव्यक्ति दी। मैं चाहूँगा कि आप अपनी आने वाली कुछ योजनाओं के बारे में बताएँ। आपके आने वाले कार्यक्रम क्या हैं? और कोई पुस्तक प्रकाशित होने वाली है या फिर कोई आपकी ऐसी रचना जो आपके मन के बहुत करीब है, वो आने वाले दिन में आप किसी प्लेटफ़ॉर्म पे या फिर कहीं पर प्रस्तुत करने वाली हूँ? उनके बारे में यदि आप थोड़ी जानकारी दें तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ कविताएँ तो सर नहीं है मेरी बहुत ज़्यादा क्लोज़। हाँ, एक कविता ज़रूर है, जो मैंने अभी रिसेंटली ही लिखी है। कुछ घर में कुछ चीज़ हुई उसको देखा तभी लिखा। तो जी, मैं हाँ, दैट इज़ ट्रू कि मैं सोच रही हूँ कि अभी मैंने थोड़ी-सी कविताएँ लिखी हैं। मैं लेख भी लिखती हूँ। अब मैं पहले तो कविताएँ लिखती थी, अब मैंने लेख लिखना भी शुरू कर दिया है। शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखती हूँ मैं। तो जो मैं देखती समाज में जो चीज़ हो रही है, उसी से रिलेटेड मैं लिखती हूँ। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हाँ, रिसेंटली मेरे घर में कुछ हुआ, तो तब मैंने लिखा, अंतर मन को खोजते-खोजते, अंतर मन को खोजते-खोजते, मन कहीं दूर निकल गया। मन कहीं दूर निकल गया, सोचा कुछ, कुछ और हो गया। सोचा कुछ, कुछ और हो गया, पागल दिल फिर उम्मीदों में खो गया। पागल दिल फिर उम्मीदों में खो गया। सवाल बहुत हैं ज़हन में, सवाल बहुत हैं ज़हन में, मगर जवाब का दूर तक कोई रिश्ता ना रहा, मगर जवाब का कोई दूर तक रिश्ता ना रहा। बड़ी काँटों भरी है ये सफ़र, बड़ी काँटों भरी है ये सफ़र, अपनों से वाकिफ़ इसने करा दिया, अपनों से वाकिफ़ इसने करा दिया। सर मेरी कविताएँ आप छोटी होती हैं। जी नहीं, बहुत देखिए एक हमारे हिंदी साहित्य में कविवर बिहारी हुए हैं, जो बिहार के नहीं थे लेकिन उनके नाम में बिहारी है। वो उनकी जो रचनाएँ हैं वो मतलब ऐसा उन पर कहा गया है कि "सत सैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर"। भावले गंभीर। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी रचनाएँ पूरी पुस्तिका के रूप में हों, एक एक ही कविता में पूरी किताब भर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए।
हम 2 लाइन में भी कुछ कहें और उसका प्रभाव एक किताब जितना हो, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो रचनाओं की लंबाई से किसी की बात का या फिर उनकी सार्थकता का कोई पैमाना नहीं होता है। हमारी बातों से कितना प्रभाव पड़ता है और उनका जो मूल है, उसमें क्या निहित है, उस पे ज़्यादा हमको ध्यान देना चाहिए। आपकी जो कविताएँ आप लिखती हैं, जो आपको लेखन में इतना आनंद आता है, उसमें आपको चुनौतियाँ क्या-क्या मिलती हैं? हमने तो ये पहलू जान लिया कि आप लेखन में कितना आनंद उठाती हैं, कितना अच्छा लगता है लिखकर आपको। आप कभी भी लिखने बैठें या फिर कुछ सोच रही हों, उसमें क्या आपको चुनौतियाँ क्या आती हैं? क्या परेशानियाँ आती हैं, जो आप लिखते समय आपके सामने प्रस्तुत पाती हैं? जैसे सर आपको पता है कि मैं शादीशुदा हूँ, कई बार होता है कि हाँ, मैं कुछ कविताएँ लिख रही हूँ, कुछ लिख रही हूँ, तभी घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या फिर बच्चे कुछ ना कुछ डिमांड कर देते हैं, तब मेरा बीच में रुक जाता है। उस चीज़ को ठीक है मैं दैट इज़ ट्रू कि हाँ, कि मुझे बाद में रात को टाइम मिल जाता है, मैं लिख लेती हूँ। लेकिन हाँ, एक जो फ्लो होता है वो टूट जाता है या फिर हम लोगों का जैसे गृहिणियों का टाइम होता है, बहुत सारा समय हमारा किचन में निकलता है। उस टाइम हमारे मन में बहुत सारे विचार्स आते हैं, लेकिन हम लिख नहीं सकते क्योंकि हमारे हाथ में करछी होती है। हम कुछ लिख तो सकते नहीं हैं या फिर जब उस टाइम विचार आ रहे हैं, तो हाँ, वो भी जब हम लिखने बैठेंगे वो विचार हमारे मन में नहीं आएँगे। तो मैं बस एक छोटा-सा काम ये करती हूँ कि मैंने अपने मोबाइल में नोट्स ओपन किया हुआ है। तो जब भी मेरे मन में कोई विचार आता है, तो मैं उस नोट्स में बोल देती हूँ कि वो मेरे पास सेव हो जाता है, तो उसको मैं आगे पोएम में लिख देती हूँ। और चुनौतियों में ये भी होता है सर कि हाँ, जैसे हमारी फैमिली है, केवल मैं शादीशुदा उसकी बात नहीं कर रही हूँ, और भी चीज़ें होती हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं या फिर खुद मेरी तबीयत भी है। कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें इंटरप्ट कर देती हैं। हम लिख रहे हैं, लिखते-लिखते हम रुक जाते हैं। या फिर हमारी फैमिली में कुछ ना कुछ बात आ जाती है। जैसे मेरे परिवार मेरे मायके से कुछ ना कुछ बात आई, तो मैं रुक गई। हालाँकि वो लोग उनको पता है कि मुझे लिखने का शौक है, वो मुझे इंटरप्ट नहीं करते, वो मुझे बातें नहीं बताते। मैं थोड़ी-सी पॉज़िटिव माइंड हूँ मैं सर। मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोचती हूँ, मैं बहुत हँसमुख वाली लड़की हूँ। मैं बहुत ज़्यादा फ़ील नहीं करती हूँ चीज़ों को। यही एक रीज़न भी है कि मैं कुछ ना कुछ लिख लेती हूँ। और रही बात चुनौतियों की, तो हाँ, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं। जैसे आज ही है, संडे को मैं कभी कुछ प्रोग्राम नहीं रखती हूँ। दैट इज़ ट्रू कि आज ये प्रोग्राम हुआ है तो मैंने इसको मना नहीं किया है, क्योंकि मेरे बच्चों ने मुझे बोला कि संडे तो मम्मी हमें देना चाहिए आपको। आप कहीं और बिज़ी मत होना, तो उन्होंने मुझे पहले बोल दिया ठीक है आप आज 1 या 2 बजे तक बिज़ी रहो, उसके बाद पूरा टाइम हमारा है। वो भी एक चुनौती ही है। तो संडे को जी। मोस्टली हमने देखा जो जॉब करने वाले हैं, बहुत सारी सेमिनार्स होती हैं, बहुत सारी गोष्ठियाँ होती हैं, जो संडे को ही होती हैं। बट मैं वो कई सारी गोष्ठियाँ जॉइन नहीं कर पाती इसी वजह से, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को समय देना चाहती हूँ। जी, बिल्कुल आपने अपनी बात कि आप जब रचनाएँ लिखती हैं तो उसमें आपके हाथ में कई बार कलम की जगह करछी होती है, इस वजह से नहीं लिख पाती हैं। देखिए हम अपने साहित्यिक जीवन को लिखने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए कलम का प्रयोग करते हैं और उसी जीवन को एक पारिवारिक जीवन, अपने बच्चों की ज़िंदगी और सब चीज़ को बनाने के लिए कलछी भी उतनी ही ज़रूरत है। तो वो भी एक लेखन है जो कई लोग इस तरीके से लिखते हैं कि खाने के बाद लोग अपने उँगलियों को चाटते रहते हैं, वो भी एक लेखन है और उससे भी लोगों को प्रभावित किया जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि हम कलम से ही लिखें, लिखने का अलग-अलग तरीका है और पढ़ने का भी कई अलग-अलग तरीके हैं कि जो लोग हम पढ़ते हैं किताबों में, ये वो लोग मुँह से पढ़ते हैं और वो पढ़कर वो लोग आशीर्वाद मुँह से देते हैं। हम उसको आँखों से पढ़ते हैं और वो लोग खा के और उस स्वाद का जो अनुभव करते हैं उससे बताते हैं। तो सही कहा सर आपने। जब मैं घर पे कुछ बनाती हूँ ना, तो जो एक भावनाएँ होती हैं कि मुझे फ़ील होता है कि हाँ, अगर वो दोबारा माँग रहा है कोई भी खाना, चाहे मेरे बच्चे माँग रहे हैं या मेरा पति माँग रहे हैं दोबारा, तो मुझे लगता है कि हाँ, मैंने अच्छा बनाया है। आजकल ये भी हो गया है कि मैं इतनी ज़्यादा पोएम्स लिखने लगी हूँ, तो मेरी इंग्लिश बहुत वीक कमज़ोर हो गई है। हाँ, मेरे बच्चों की, मेरे पति की इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो उनके सामने जब मैं कुछ ना कुछ उनके शब्द बोलती रहती हूँ, तो मेरी बेटी बोलती है मुझे, "मम्मी इतनी शुद्ध नहीं स्वस्थ हिंदी, इतनी स्वस्थ हिंदी मत बोला करो।" तो उसका भाई उसको इंटरप्ट करता है कि स्वस्थ हिंदी नहीं होती है, शुद्ध हिंदी होती है।
हाँ, ये चीज़ हुई है अभी तक। आज का जो मैं कुछ हिंदी, जब से मैंने कविताएँ लिखनी शुरू की है, अगर मेरे बच्चे कुछ हिंदी में कुछ बात कर रहे हैं, उन्हें पता है कि मम्मी जो है इंटरप्ट कर देगी, मम्मी गलत चीज़ को एकदम इग्नोर कर देगी, एकदम बता देगी कि तुम कहाँ पे सही हो, कहाँ पे गलत हो, या हमें डाँट देगी। तो वो हो गई, हिंदी बहुत अच्छी हो गई है। जी, बहुत बढ़िया है। डॉक्टर रूपाली गर्ग मैम, आप मुझे एक बात बताइए, अपनी लाइफ के एक ऐसे मोमेंट को बताइए जो आपने बड़ी शिद्दत से और बड़ी जिंदा दिली के साथ में जिया है, और आप हमेशा ईश्वर से यही कामना करते हैं कि ऐसा पल हमेशा आपकी लाइफ में आए। एक पल है जो मैं कभी नहीं भूल सकती। हमारा अपना जयपुर में घर है, तो उसका जब वो मैंने इग्नोरेशन किया था, तो हमारा, वैसे मैं बनिया हूँ, तो हम लोगों में होता है कि जब किसी घर में प्रवेश करते हैं, तो हाथ में तुलसी का पौधा होना चाहिए। तो समहाउ मेरे हाथ में तुलसी जी का पौधा था। पहले घड़ा था मेरे सिर पे, उसके बाद तुलसी जी का पौधा था, तो उसका फ़ोटो भी है मेरे पास। तो वो मोमेंट मैं कभी नहीं भूल सकती। और हमने जो पूजा कराई थी, तो उन्होंने जो है पूजा एग्री, उन्होंने पूरी पूजा की थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, ख़ैर मेरी शादी को बहुत समय हो गया है, लेकिन उन्होंने फिर उसके बाद मेरे और मेरे पति के साथ दोबारा से शादी कराई थी। हमारे फेरे कराए थे, दोबारा से शादी हुई थी। उस चीज़ को मैं कभी नहीं भूल सकती। वो एक पल ऐसा था, जो मेरा, ये कहना चाहिए कि यादगार पल बन गया। हाँ, किसी वियोग को कहा जाए तो एक पल ऐसा है कि शायद वो मेरे साथ ही जाएगा। जब मैं जाऊँगी वो पल भी मेरे साथ ही जाएगा, क्योंकि वो पल हमेशा मेरे साथ एक काँटा बन के मेरे साथ रह गया है, जो कभी मेरे ज़हन से अलग नहीं होता है। मैं चाहती भी हूँ, बट वो अलग नहीं होता मेरे से। नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है कि ऐसा कुछ पल भी होता है जो आप हमारे ऊपर जाने के बाद में ही वो वही खत्म हो जाता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि वो पल क्या है, और ना उस जख्म को कुरेदने की मैं कोशिश करूंगा। लेकिन अभी आपने जो अपना आंसर दिया, बड़ा ही डिप्लोमेटिकली आपने आंसर दिया, और ये जो कहा ना कि हमारे हरिद्वार से आए थे, वो हरिद्वार से आने वाले जो पंडित जी थे उनको पंडा बोलते हैं, और जो दूसरा विवाह करवाने की जो रस्म होती है उसे बोलते हैं पाणिद्य पाणिदिकीकरण संस्कार बोलते हैं। जब वर और वधु यानी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलकर के अपने नए घर का इनॉग्रेशन करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तब वो वापस दूसरी बार विवाह होता है। लेकिन उसमें एक फर्क होता है कि वहां पर 4 फेरे नहीं लिए जाते, मात्र 2 फेरे ही लिए जाते हैं, जिसमें ये है, पति एक कदम आगे रहता है, वो कहता है कि घर की समस्त आर्थिक जिम्मेदारियां मैं उठाऊंगा, और पत्नी एक बार आगे रह करके ये निर्देश देती है कि घर की जो भी इंटरनल मैनेजमेंट रहेगा, जो होम मिनिस्टर रहेगा, जो फाइनेंस मिनिस्टर रहेगा, वो मैं ही रहूंगी, तुम बोले बाहर जाकर के एक लेबर की तरह गधा मजदूरी करते रहना, बट घर को मैनेज मैं ही करूंगी। वो इस तरह की एक पूजा का एक सेंस होता है। बट अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये जो आपने बताया, ये राजस्थान में ऐसा मतलब कोई क्रिया है जो कि हम लोगों के यहाँ पर तो ऐसा नहीं होता है। तो ये जो मतलब एक शपथ क्यों दिलाई जाती है कि आप घर के बाहर रहेंगे और मैं घर के अंदर रहूँ? ये तो वेल नोन फैक्ट है कि घर के अंदर तो सारी जो मतलब जो साम्राज्य है उसका एक छत्र शासक घर की पत्नी होती है, वही रहती है। तो ये एहसास पंडित जी क्यों दिलाते हैं ऐसा? मतलब वो जख्म को ऐसा देखते हैं क्या? नहीं, ऐसा इसलिए होता है। हमेशा 3 माँ को याद रखो। पहली धरती माँ, जो हमारी मातृभूमि है। दूसरी हमें जन्म देने वाली माँ। तीसरी हमारे बच्चों की माँ। उन तीनों को कभी मत भूलो, ना कभी उलझो। बट नहीं, मेरा अब हम देखो धरती माँ को तो हमें भूलना भी नहीं चाहिए और भारत माँ को भी नहीं भूलना चाहिए और बच्चों की माँ हमको भूलने भी नहीं देगी। तो इसमें ये ज़बरदस्ती ये शपथ क्यों दिलाई जाती है, वो नहीं समझ पाया मैं। फिर से शादी करा के उनको ये एहसास कराया जाएगा कि भाई देखो, कहीं भी कितने भी बड़े राजा हो जाओ, घर की तो साम्राज्य पास ही रहने वाला है। आई एग्री। अब एक्चुअल में नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मैम आप मुझे ये बताइए कि आपने अपने जीवन के पर्पस में बोला कि यू आर वेरी पॉजिटिव, और जैसा आपकी पोएम्स के अकॉर्डिंग लग रहा है, नो डाउट यू आर, आप काफी अच्छे पॉजिटिव सकारात्मक विचार है, हमेशा रहने भी चाहिए हर व्यक्ति विशेष में। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है आपकी पोइम्स को सुनने के बाद और आपके विचारों को जानने के बाद कि पी से पॉजिटिव भी होता है और पी से पॉजिटिव भी होता है। आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी हैं। वेल, पहला क्वेश्चन तो ये। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि आप अपनी रचनाओं के माध्यम से
जो आपने एक अभी मैसेज भी दिया था कि जिस तरह की वुमेन्स के साथ में और गर्ल्स के साथ में मोलेस्टेशन हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर आप लिखते हैं, इसलिए आपको नारीश्वर भी कहा गया है। तो अब आप मुझे बताइए, तो हो गया समाज और महिलाओं की बात, आप अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्र में क्या बदलाव लाना चाहते हैं, देश हित में क्या बदलाव लाना चाहते पहला क्वेश्चन तो वो मुकेश सर, मैं पॉजिटिव नहीं हूँ। मैं पॉजिटिव सिर्फ अपने बच्चों के लिए हूँ और किसी के लिए नहीं हूँ। उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, एग्री। और रही बात कि मेरी पोएम्स, हाँ एग्री कि हाँ जो भी मैं फील करती हूँ उसी को मैं पोएम्स के रूप में उतार देती हूँ। मेरी पोएम थोड़ी-सी भावुक होती हैं, जो कि शो करती हैं कि हाँ, जो हमारी वर्तमान स्थिति में क्या-क्या घटित हो रहा है। दूसरी चीज़ आपने पूछी कि जो है हम क्या बदलाव ला सकते हैं? अगर मैं कभी बदलाव लाना चाहूँ, अगर मैं बदलाव ला सकती हूँ, तो मैं सिर्फ़ देश में एक ही बदलाव लाऊँगी। हम अक्सर देखते हैं ना बदलाव में जातिवाद, जाति-पात है, भेदभाव, अमीर-गरीब, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा वो बढ़ती जा रही हैं, जिसका पहलू हम सब हैं। हमने ही एक दीवार बना दी है कि उसी को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, या हिंदू-मुस्लिम को भी हमारी ही सोच है कि कौन सही है, कौन गलत है। एक हमारी सोच है, या फिर हम लोग अक्सर ये भी देखते हैं, जैसे आपने मेरठ का एक केस कहा, जैसे बहुत सारे देखते हैं कि हाँ, आजकल की जनरेशन के ऊपर, आज जनरेशन है या युवा है, होता बहुत कुछ रहता है, वो लोग करते कुछ नहीं है, बस एक फ़ोटो क्लिक करते रहते हैं। वहाँ खड़े रहते हैं फ़ोटो क्लिक करते रहते हैं। मैं अगर बदल सकी तो उस टाइम पे जो एक फर्स्ट एड मिलना चाहिए, जो जिसने जो भी इसको फ़ील कर रहा है या जो उस टाइम मरीज़ पड़ा हुआ है, उसको वो मिलना चाहिए। मैं अगर बदल पाई तो मैं, हाँ, ट्रू कि मैं जो जातिवाद है उसको बदल पाऊँगी, या एक हिंदू-मुस्लिम वाली चीज़ को बदल सकती हूँ। जैसे मैं आपको एक हिंदू-मुस्लिम पे एक कविता सुनाती हूँ, जो हम लोग, जैसे मैंने अभी बोला कि हाँ, एक फ़ोटो क्लिक करते रहते हैं या उस टाइम ये नहीं देखते कि किसको क्या ज़रूरत है। उसी पोएम पे, उसी उस पे मैं वो सुनाऊँगी आपको। यहीं कहीं चौराहे पर, यहीं कहीं चौराहे पर पड़ी थी किसी की लाश, यहीं कहीं चौराहे पर पड़ी थी किसी की लाश, हिंदू कह रहा था ये है मुसलमान की लाश, मुसलमान कह रहा था ये है हिंदू की लाश, मुसलमान कह रहा था ये है हिंदू की लाश। पर उस खड़ी भीड़ में, उस खड़ी भीड़ में किसी ने ये नहीं सोचा, किसी ने ये नहीं सोचा, महज़ ये तो है एक इंसान की लाश, महज़ ये तो है एक इंसान की लाश। अच्छा, आपने जैसे अभी कहा कि मैं समाज में जो जाति-पात है, अमीरी-गरीबी है और इन चीज़ों को एक तरीके से अगर ख़त्म कर सकती हूँ तो कर हम इन पहलुओं पर बात तो करते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो हम डर जाते हैं कि हमारे आस-पास जो लोग हैं ना, वो क्या कहेंगे? जैसे मैं एक उदाहरण देकर आपसे प्रश्न पूछता हूँ। एक मैं ब्राह्मण हूँ और मेरे एक रिश्तेदार हैं, वो कथा कहते हैं, भागवत कहते हैं, मेरे पिताजी भी कथा कहते हैं, तो ये लोगों का कार्य है। तो एक बार उन्होंने एक इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर कहीं पे डाला कि हमें जाति-पाति की विदाई करनी चाहिए, धर्म के आधार पर हमको एक रहना चाहिए, हमको जातियों में नहीं मानना चाहिए और इसी से हमारा देश आगे बढ़ेगा। मैं उनकी बात से सहमत हूँ और मुझे भी ये पूरा मानना है कि हमें जाति के आधार पर किसी के साथ में भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि आप जब मंच पर बैठकर कथा कहते हैं, जब आप कथा व्यास रहते हैं, तो आपने कभी यह प्रयास किया कि जो कथा सुनने आए हैं लोग, उनमें कोई जो तथाकथित छोटे जाति का आदमी है, वो बड़ी जाति वाले के साथ में आपने ज़बरदस्ती बैठा दिया हो, कभी आपने ऐसा किया? या फिर कभी आप जब किसी के घर में कोई फंक्शन है उसमें जाते हैं, तो वहाँ पर आप नीचे बैठे हुए किसी को देखते हैं, ये सच्चाई है हमारे समाज की आज भी। इसको कोई भी ना करे, लेकिन अगर आप गाँव में जाएँगे और आप ग्रामीण इलाकों में जाएँगे तो ये अभी देखने को मिलेगा। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कभी प्रयास किया कि आप उसको, उस व्यक्ति को बोलें कि आप आकर इनके बगल में बैठिए, तो आपने कभी ऐसा प्रयास किया? तो उन्होंने बड़ा एक साधारण सा जवाब दिया कि देखिए, हम बोल सकते हैं। तो मैंने वो बोलने से तो काम होता नहीं है, अगर आप कर सकते हैं और आप इतने सक्षम हैं तो आप करना प्रारंभ करिए, तब ये बदलाव आएगा। तो आपने कभी ऐसा कोई प्रयास किया कि आप कहीं पर देखें ऐसी घटनाएँ होती हुई और आपसे बड़े लोग का मतलब ये कि जिनको आप सम्मान देते हैं, वो ऐसा कर रहे हैं और आपने उनको टोका हो कि नहीं ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब इंसान हैं और इनके साथ में ऐसा भेदभाव आपको नहीं करना चाहिए। क्या आपने कभी ऐसा प्रयास किया या आप केवल बोलकर सब लोगों की तरह ये चाहते हैं कि ये बदलाव हो जाए, तो पहल नहीं करना चाहते हैं? मेरा प्रश्न ये है। कई बार किया है सर, एक बार नहीं कई बार किया है। जो बहुत-बहुत गलत था धन्यवाद वो आप गलत तो
जो गलत था उसको गलत भी बोला, जो सही था उसको सही भी बोला। जैसे आपने अभी एक एग्ज़ाम्पल दिया, मैं भी एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे हमारे घर पे मेरे घर पे काम वाली मेड काम करती है, ठीक है? अब सब लोग अपना-अपना कमा रहे हैं, अपने-अपने ढंग से काम कर रहे हैं, पर उसको मैं कभी भी मेड नहीं मानती हूँ। यही है कि अगर उनको हम लोगों ने ये सोच लिया, तो उनके मन में धारणा जो होती है, एक छोटी धारणा आनी शुरू हो जाएगी। हमारा विचार, हमारी सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए। या फिर अक्सर जैसे मैं कभी बस में सफ़र करती हूँ, तब मुझे लगता है, तब मैं ये नहीं देखती कि वो ऊँचा है या नीचा है या मेरी जाति का नहीं है। उसको अगर ज़रूरत है सीट की तो मैं खुद खड़ी हो जाती हूँ और उनको सीट दे देती हूँ। तो हम ये नहीं डिपेंड करता कि हम कहाँ क्या चीज़ बदल रहे हैं। हम छोटी-छोटी जैसे कहते हैं ना बूँद-बूँद से सागर भरता है। तो हम जी, जहाँ भी हमें बिल्कुल। कोशिश करनी चाहिए, हम वहाँ करते हैं। वो मैं जो करती हूँ जैसे अभी बीच में हुआ, जैसे यहाँ हम लोगों ने अक्सर देखा है क्रॉसिंग पे बच्चे खड़े होते हैं। हमें पता है कि हाँ, ये वो खुद से मजबूरी उनको मंगवा रही है, खुद से नहीं माँग रहे हैं, लेकिन अगर हम उनको रुपए देने के बजाय मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ, मैं अपने पर्स में या तो बिस्कुट रख लेती हूँ या फ्रूट्स रख लेती हूँ। तो वही है कि हम लोग अगर उनको पैसे ना देने के बजाय उनको कुछ खाने के लिए दे दें, क्योंकि हमें पता है कि उनको जहाँ भी जो भी उनसे काम करवा रहा है, वो उनको खाना प्रॉपर ढंग से नहीं देता है। तो जो बच्चों के मन में जो खुशी होती है, जो अंतर्मन से खुश होते हैं बच्चों, उनके चेहरे पे जो स्माइल आती है, आप करके देखिए उसको जो अंदर से खुशी मिलती है, उसको बयाँ नहीं किया जा सकता कि जो एक खुशी मिलती है। या फिर जी, बिल्कुल। कई बार ऐसा है, जैसे अभी होली गई थी, तो मेरे घर पे जो स्वीपर्स होते हैं, वो सब लोग आए, कई सारे लोग आए कि उनको पता है कि हाँ, दीदी दीदी बोलते हैं मुझे, कि दीदी जो है, कुछ मना नहीं करेगी, सीधे उन्होंने डायरेक्ट बेल बजा दी। कि दीदी हम लोग वो जो है होली की बख्शीश बख्शीश बोल रहे थे वो उसको, कि हमें होली की बख्शीश चाहिए। तो मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा, वो कई सारे लोग थे, ठीक है? मुझे उनके हिसाब से जो लगा, पहले मेरे हस्बैंड ने बोला कि तूने रुपए बहुत सारे दे दिए, तो मैंने कहा इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, कम दिए, ज़्यादा दिए, एक दिन कोई बात नहीं, हम कुछ थोड़े से पैसे बचा लेंगे, बाहर खाना नहीं खाएँगे या कम खाना खा लेंगे। लेकिन हमें ये तो पता है ना कि हाँ, उसको लेके वो हमें नहीं पता घर अपने बच्चों के लिए वो खिलौने ले जाएँगे उसके लिए, कितने खुश हो गए वो उस चीज़ के लिए। तो हम जहाँ भी कोशिश करते हैं, वही हमारी एक सोच है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी ऐसे एग्ज़ाम्पल सर बहुत सारे हैं, जो मैं जी, करती रहती बहुत हूँ। अच्छी बात कही आपने क्योंकि जो मैंने बात बताई थी उदाहरण, उसमें ऐसे ही मेरे साथ एक बार हुआ, मेरे घर पर एक बार सुंदरकांड का एक पाठ था, तो गाँव में तो वहाँ पर सब गाँव वालों को बुलाया जाता है। वहाँ पर आए हुए थे लोग, तो उसमें एक जो कपड़े धोने वाले लोग हैं, जिनको धोबी कहते हैं हम लोग, आर्य या रजक जो बोलते हैं, वो आए हुए थे, तो उसमें एक लड़का जो ग्रेजुएट है, पढ़ा-लिखा है लड़का, बहुत ही अच्छा सज्जन लड़का है। वो आया और वो पूरे कार्यक्रम के दौरान मैंने देखा तो वो खड़ा है, लगभग आधे घंटे तक मैं देखता रहा वो खड़ा है, क्योंकि बाकी सारे लोग बैठे थे। तो अब वो बैठ नहीं सकता है या फिर ऐसा उसके मन में था, समाज के जो पुराने रीति-रिवाज, कायदे हैं उसके हिसाब। मैं गया उसके पास, मैंने ज़बरदस्ती उसको कुर्सी पर बैठाया, कुछ लोग मुझे देखते रहे, तो उनके जो भी विचार हों, लेकिन हमको ये पहल करनी चाहिए कि हमें कम से कम एग्ज़ैक्टली सही। अगर ऊँच-नीच करना भी है तो उनके जो शिक्षा का स्तर है, उनके कर्म हैं। कभी किसी बलात्कारी को तो हम माला पहना देते हैं, जैसे गुजरात में हुआ था। लेकिन जाति के आधार पर कोई पढ़ा-लिखा और अच्छा सोच वाले आदमी को हम खड़े रखेंगे, हम उसको साथ में बैठने नहीं देंगे। हम ये सोचेंगे कि ये तो हमारे समाज का है, तो ये कुछ भी कर ले तो बहुत अच्छा आदमी है। और अगर वो कोई पढ़ा-लिखा और बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन वो हमारी जाति से नहीं है, तो उसको हम सम्मान नहीं देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हमें करना चाहिए और बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। सही कहा सर आपने, क्योंकि हम दूसरे के बारे में सोचेंगे, वैल्यू आता हमें अक्सर यही बोला जाता है ना, तुम ऐसा करोगे 4 लोग कैसे सोचेंगे, तुम ये करोगे 4 लोग कौन क्या सोचेंगे। अरे जो मेरा सोचना ये है कि वो 4 लोग हमारे साथ कभी नहीं आते हैं, वो हमारी जी, सोच बिल्कुल। है। जब कुछ हमारे साथ कुछ होगा ना तो वो 4 लोग हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। वो सिर्फ़ हमारे साथ सुख में खड़े होते हैं, दुःख में कभी खड़े नहीं होंगे। जी, आप मेरा अगला प्रश्न ये है कि आप अपने जीवन में अभी तक जो आपने ना किया हो, ऐसा कोई आपका स्वप्न, आपका लक्ष्य जो आप करना चाहती हों, जो आप हासिल करना चाहती हों, ऐसा कोई अपना एक विचार, अपने एक विज़न बताएँ, जो आप करना चाहती हों और अभी तक आपने ना किया हो? सच बताऊँ तो मैंने अभी तक सब कुछ किया है। मुझे ट्रैकिंग का शौक है, मैंने हिमालयाज़ में जाके ट्रैकिंग भी की हुई है।
मुझे पेंटिंग का शौक है, मैंने बहुत सारे कैनवास भी बना रखे हैं, मुझे डांस का भी शौक है, मुझे सिंगिंग का भी शौक है, तो मैंने सब कुछ किया हुआ है। हाँ, ये पता नहीं हो सकता है मेबी कि आने वाली लाइफ में कि आने वाले टाइम में मुझे और कुछ शौक या डेवलप हो जाए मेरा, अभी उसको कुछ नहीं कह सकती। हाँ, लेकिन हाँ, मैं जो कुछ करना चाहती हूँ, मैं कर लेती हूँ। मैंने सब कुछ किया हुआ है। मैडम आपने अभी जो भी अपने इंटरेस्ट और हॉबीज के बारे में बताया, चलो अच्छा है। बट मैं वापस आपकी बुक की ओर ही आता हूँ। आप मन मान लीजिए एक मनुष्य का, और वो मनुष्य और नहीं एक नारी है, और नारी के स्वरूप में है भारत माँ। भारत माँ का एक स्वरूप है जिसमें जिनके मन में अभी वर्तमान भारत में क्या क्या मुख्य उलझने चल रही है। मुझे कोई 5 उलझनों के नाम बताइए। और दूसरा, जैसा कि आपने अभी बताया कि आपको कैनवास पेंटिंग एंड ट्रैकिंग का, हिमालय मीन्स जहाँ कहीं भी आप क्लिपिंग के लिए जा सकती हैं, आप जाती भी हैं और उस चीज को पसंद भी करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, हिमालय की ट्रैकिंग पर जाने के लिए या कोई भी माउंट की ट्रैकिंग के लिए आप जाते हैं, सो डू यू वांट टू बिकम अ सोलो ट्रेवलर, और मीन्स टीममेट के साथ में जाना पसंद करते हैं या सोलो ट्रेवलर है? दोनों डिपेंड करता है सर। कई बार सोलो भी करना पसंद करते हैं ट्रैकिंग, कई बार ग्रुप में ट्रैकिंग करना इसलिए पसंद होता है कि हाँ, हम अगर कहीं पर अटक गए हैं, हमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो जो हमारा ग्रुप है, वो हमें हेल्प कर देगा। वैसे मैं ज़्यादातर सोलो ट्रैकिंग करती हूँ, या फिर मेरे हस्बैंड को भी ट्रैकिंग का शौक है, मैं अपने हस्बैंड के साथ करती हूँ। नॉट ओनली हिमालयाज़ सर, मैंने कुमायूँ में भी ट्रैकिंग कर रखी है। मुझे जहाँ भी मौका मिलता है ट्रैकिंग करने का, मैं करती हूँ। और दूसरी चीज़ आपने पूछा कैनवास के लिए, तो हाँ, कैनवास बनाती है, ये डिपेंड करता है कि हाँ, मैं कई बार इसका कलरफुल भी बना लेती हूँ और कम कलर की भी बनाती हूँ। केवल वही नहीं बनाती कि जो मेरे मन में है, या फिर जो मुझे लगता है कि हाँ, बहुत टाइम तक सोचती हूँ कि किस चीज़ का मुझे कैनवास बनाना चाहिए, उसका मैं कैनवास बनाती हूँ। या फिर जो एक अभी रिसेंटली मैंने एक बनाया था कि बहुत सारे बड़े-बड़े थे, तो उसमें मैंने शो किया। जैसे मुझे अभी रिसेंटली मैंने देखा पतझड़ का मौसम आया हुआ है, तो उसमें मैंने पतझड़ को शो किया हुआ है। तो वही डिपेंड करता है कि हाँ, मैं कैनवास कैसे बनाया हुआ है। आपने जो अपनी रचनाएँ हैं, जो अपने साहित्यिक जीवन है, उसमें अपना आदर्श कवि किसको मानती हैं? ये क्वेश्चन सर आप पहले भी पूछ सके हो मेरे से। तो आदर्श कवि मेरे लिए वैसे तो बहुत सारे हैं, बट मुझे हरिवंश राय बच्चन की कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं। उससे कुछ सीखने के लिए मिलता है। वो बहुत नए नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी पोयम से, उनकी कविताओं से मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। मन करता है कुछ लिखूं। जैसे पहले मैं कविताएं लिखती थी 2 या 3 लाइन की बस। अब जैसे मैं लिखना शुरू कर दिया है मैंने 3 या 4 लाइन की, अपने अपने विचारों को उसमें व्यक्त करना शुरू कर दिया है। आप अपने कोई 5 पसंदीदा कवि का नाम बताना चाहें या कवियत्री का नाम? कोई 5 पसंदीदा कवि जो आपके पसंद के हिसाब से क्रम में ही हों। क्रम में हो सर, ऐसे तो सच है सर। ठीक है, जो अपने आप लिखते हैं, वैसे तो मुझे गुलजार पसंद है। एग्री की गुलजार की जो पोएम्स होती हैं वो काल्पनिक होती हैं, बट समहाउ उसमें कुछ सीखने के लिए मिलता है। या फिर जैसे आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग अपनी कुछ न कुछ कविताएँ छोटी-छोटी लाइन्स लिखते डाल देते हैं। मैं उन लाइन्स को पढ़ती हूँ, मुझे जो अच्छी लगती है वो लाइन्स पढ़ती हूँ, उसको मैं कविता के रूप में लिख देती हूँ। वैसे तो बहुत सारे हैं, सुमित्रानंद पंत हैं। हाँ, मुझे प्रेमचंद की कविताएँ, कहानियाँ पढ़नी बहुत अच्छी लगती हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। या मैंने महादेवी वर्मा की कविताएँ पढ़ी हैं, बट मुझे समहाउ मुझे अच्छी लगी, इतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनकी पोएम्स बहुत ही ज़्यादा यथार्थ को लेकर होती हैं। अगर हम सोचें तो इतना यथार्थ में नहीं लिख सकते हैं, या फिर उनकी पोएम्स वीर रस में होती हैं। मैं वीर रस में कविताएँ नहीं लिखती हूँ। अब हम अपने इस मेरा एक क्वेश्चन ये है कि भारत माँ का जो स्वरूप है, उन भारत माँ के मन में कौन सी 5 उलझन है, इसका आपको आंसर देना, 5 उलझनों के नाम। और दूसरा जो मेरा, वो आपको ये बताना, क्वेश्चन का आंसर ये बताना है। आपने कहा कि सिंगिंग का आपका शौक है, कुछ 4 पंक्तियां, जैसा कि आपने ये कहा कि मैंने आपसे पूछा भी था, आपने उस व्यक्ति विशेष का नाम नहीं बताया, तो आप अपनी कुछ 4 लाइनें सॉन्ग की अपने उस पर्टिकुलर फ्रेंड को
ट्रिब्यूट करना चाहें, एज लाइक टू विश, जो भी आपकी इच्छा हो, गाना चंद मुखड़े आप गा सकते हैं। और मेरे वाले पहले वाले प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि भारत माँ के मन में कौन सी 5 उलझने हैं, और दूसरा अपने फ्रेंड को ट्रिब्यूट करने वाला एक सॉन्ग अपनी सुमधुर आवाज में, प्लीज। सर भारत माँ की उलझन बहुत सारी हैं। जैसे मैं नारी स्वर के ऊपर लिखती हूँ, वो सारा देखा जाए तो भारत माँ की उलझने हैं। बहुत सारे शब्द हैं जो उनके मन में हैं, जैसे हम बोलते हैं जैसे नारी स्मिता हो गया, तो उसको भी देखा जाए तो भारत माँ कई बार सोचती है कि हाँ मुझे ये जो सब, जैसे सीता का उदाहरण लेते हैं हम। सीता को गंगा मैया ने अपने उसमें ले लिया था, धरती के ऊपर ले लिया था। तो बेसिकली उन्होंने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ किया था उन्होंने भी। तो लेकिन अब लास्ट में आकर कुछ सहा, बहुत कुछ करा, लेकिन लास्ट में जो है धरती माँ में ही वो समा गई थी। तो हम अगर धरती के लिए बोले तो एक वर्ड है, एक छोटा सा एक वर्ड होता है धरा। धरा को भी हम धरती बोलते हैं। तो जो जितने भी शहीद होते हैं या जितने भी सैनिक होते हैं, उनके लिए मिट्टी बहुत वैल्यू रखती है। उनके लिए वो चाहे देश की, इस देश की हो या कहीं की, वो मिट्टी को ही नमन करते हैं, उससे ही आगे बढ़ते हैं, उसको ही आगे करते हैं। उनके लिए सब कुछ है वो एक माँ भी है, वो वही मिट्टी उनको अपने घर वालों नहीं फील होते उनको, उनकी माँ वही है। माँ होती है उनकी भी, लेकिन पहले उनको वही उस माँ को ही, मिट्टी को ही देते हैं, वो धरती माँ को ही देते हैं। और जैसा आपने पूछा कि धरती माँ को किस रूप में आप प्रवचि दोगे, तो उनके लिए जैसे मैंने अपनी पोएम अपनी बुक में लिखा हुआ है उलझन और मन। उलझन भी धरती माँ की ही है कि अगर सैनिक जो है या हम स्त्री है या फिर कोई भी पुरुष है या कोई भी इंसान है, उसके मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, लेकिन धरती माँ को वो उन सब बातें नहीं बताते हैं। जैसे सैनिक होता है, उसके मन में बहुत सारे विचार हैं, वो जब शहीद हो जाता है उसके मन में बहुत सारे विचार होते हैं, या फिर वो जब घर से आ रहा है उसे नहीं पता कि वो वापस घर जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन जब वो घर से आ रहा है तो उसके पास बहुत सारे, माँ का इलाज भी कराना है, हो सकता है मे बी माँ का इलाज कराना है, या फिर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, बच्चों के लिए स्कूल देखना है, बहुत सारी चीजें होती हैं, या पति से जो वादा किया हुआ है उसको निभाना है, या एक बहन, मेरी बहन बैठी हुई, उनके मन में लगता है कि मेरी बहन कुंवारी बैठी हुई है या फिर शादीशुदा है, उसके पास बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही हैं, मुझे उनको निवारण भी करना है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक सैनिक के मन में चलती रहती हैं, और यही सब है कि जो एक धरती माँ के मन में भी उनको वो समा लेती है, उन सारी चीजों को वो अपनी एक मिट्टी में ही उनको दे देता है। सेकंड क्वेश्चन आपने पूछा था मुकेश सर कि मैं अपने दोस्त के लिए कोई सा सॉन्ग ट्रिब्यूट करूंगी क्या? तो रिसेंटली तो मुझे कोई सॉन्ग्स याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ एक सॉन्ग मेरे मन के बहुत करीब है, मैं वही सुना देती हूँ। सिर्फ 2 लाइन सुनाऊंगी, ज्यादा तो नहीं सुनाऊंगी। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन। आगे नहीं सुनाऊंगी सर, क्योंकि ये इंटरव्यू सिंगर नहीं है। शुभकामनाएं आपको, आपने इतनी सुंदर रचना प्रस्तुत की। अब आप अपने अंतिम शब्द, आखिरी शब्द इस वार्तालाप के, जो आप अपने श्रोताओं से, अपने देखने वालों से, आपके चाहने वालों से, आपकी रचनाओं को पसंद करने वालों से कहना चाहें। मैं शब्द तो कुछ नहीं बोलूंगी, अगर उनको मेरी रचनाएं अच्छी लगती हैं तो वो खुद ही समझ जाएंगे। लेकिन हाँ, मैंने जो फील करती हूँ, जैसे मेरे को नारी स्वर की उपाधि मिली हुई है, तो जैसे नारी विमर्श हो गया, नारी संरक्षण हो गया, बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे तमाम विचार हैं जिसके ऊपर बहस हो रही है। वो बहस घरेलू भी हो सकती है, वो बहस सामाजिक भी हो सकती है, औपचारिकता से लेकर अनौपचारिकता तक भी हो सकती है। पर उस बहस से एक फायदा हुआ है, उस बहस से एक फायदा ये हुआ है कि जो नारी है, उसको अपने पहलुओं को शुरुआत करनी आ गई है। एक नए युग की शुरुआत हो गई है। उनको पता है कि मुझे अपने एक नारी को, मुझे कह लो या नारी को कह लो, कि हमें अपने सामाजिक पहलुओं को कैसे व्यक्त करना है। उन्हें अपने विचारों से अपने उसको संघर्ष करना आ गया है कि हमें संघर्ष करके अपने सामाजिक, अपने जो हमारा विचार है, हमारे यहाँ पे हमारा
संघर्ष करना, हमारा जो अधिकार है उसको किस तरीके से लिया जाए। मैं श्रोताओं से यही कहूँगी कि अगर उनके दिमाग में ये सब आ चुका है, तो इसको आगे बढ़ाएँ और रुके नहीं, क्योंकि हम स्त्रियाँ हैं या फिर पुरुष हैं, जो भी हैं, अगर हमें लगता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं, नॉट ओनली कि हम अपनी लाइफ में कुछ बदलाव लाएँ तो ही कर सकते हैं, उसको डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारी सोचने की और समझने की शक्ति है। हर एक घर में एक ऐसा इंसान होता है जो पॉजिटिव सोचता है, या फिर कोई इंसान ऐसा भी होता है जो एक छोटी-सी सोच को, समझ को बहुत बड़ा बना देता है। मेरा मानना ये है कि जब एक छोटी-सी सोच बड़ी बन सकती है, एक सोच-समझ बड़ी बन सकती है, तो क्या एक बड़ी सोच, एक बड़ी बहस क्या एक छोटी नहीं बन सकती है? ये हमारे सोचने की, समझने की शक्ति है। हम सिर्फ़ अपनी, जिसको कहना चाहिए कि हम अपना ऑरा को, अपने वजूद को व्यर्थ कर रहे हैं फालतू बातों में, उन उलझनों में, फालतू बातों में ना सुलझ कर, जो हमारा मोटिव है उसको आगे बढ़ना चाहिए। जी, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपके इन सुंदर विचारों के लिए, अपने इन भावों के लिए, जो आपने अपने प्यारे दर्शकों, श्रोताओं तक पहुँचाने का प्रयास किया। मैं मुकेश कविवर केशव जी के साथ इस सत्य साहित्यिक गंगा मंच की तरफ सप्रेम शुभकामनाएँ देता हूँ, जो आपके भविष्य के लिए, आपके इस साहित्यिक जीवन के लिए बहुत आगे ले जाए, आपको एक नई ऊँचाइयाँ मिलें। आप हमारे मंच पर और अन्य साहित्यिक मंचों पर अपने इन बातों से, अपने साहित्यिक विचारों से, अपनी रचनाओं से लोगों को यूं ही आनंदित करती रहें, उनको रोमांचित करती रहें, अपने भावों को, अपने नारीश्वर को यूं ही बुलंद करती रहें। भारत माता की और इस देश की जो नारियां हैं, उन सबके स्वरों को एक पंख दें, आवाज दें। इन्हीं सभी विचारों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आपको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं हूँ खामोश, मैं हूँ खामोश, मेरे अल्फाज सुनो। मैं हूँ खामोश, मेरे अल्फाज सुनो। मेरी सांसों में गूंजती, मेरी सांसों में गूंजती रिश्तों की झनकार सुनो, रिश्तों की झनकार सुनो। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस मंच को सुशोभित करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। यस सर।